नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ सूर्य षष्ठी का महापर्व। छठ पर्व से जुड़े सामानों के सजे बाजार। पर्यटकों को लेकर बनारस स्टेशन पहुंची महाराजा एक्सप्रेस का हुआ भव्य स्वागत। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी द्वारा निकाली गई भगवान श्री चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। और डाला छठ पर्व के मद्देनजर काशी के गंगा घाटों पर चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। नहाय खाए के साथ सूर्य षष्ठी यानी डाला छठ का पर्व प्रारंभ हुआ, वहीं छठ पर्व से जुड़े सामानों के बाजार सज गए हैं। सूर्य षष्ठी यानी डाला छठ का 4 दिनी पर्व शुक्रवार से प्रारंभ हो गया। छठ की पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती महिलाएं लगातार 36 घंटे व्रत रखती हैं। इसमें 24 घंटे वो निराजल रहती हैं। व्रती पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। अगले दिन से उपवास प्रारंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम में खीर बनाकर पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। ये विधान खरना कहलाता है। तीसरे दिन यानी 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा। अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। आपको बता दें कि छठ पर्व के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाई जाती है। सबसे पहले घर की साफ सफाई होती है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर पूरी शुद्धता से बनाया गया भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत की शुरुआत करती हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू चने की दाल और नया चावल ग्रहण किया जाता है। वहीं छठ महापर्व पर फलों का बाजार सजने लगा है और बाजारों में रौनक धीरे धीरे बढ़ने लगी है। लंका क्षेत्र स्थित रविदास गेट के समीप स्थित शहर के अन्य जगहों पर दुकानदार फल लगाकर बिक्री के लिए तैयार दिख रहे हैं। हालांकि छठ में फलों की खरीदारी खरना के दिन से ही शुरू होती है। ऐसे में अभी बाजारों में फल के खरीदारों की भीड़ कम है। दुकानदारों का कहना है कि पर्व नजदीक आने पर फलों की कीमत बढ़ जाती है, जिसको लेकर कुछ ग्राहक अभी से ही खरीदारी कर रहे हैं। फल विक्रेता ने बताया कि खुदरा के भाव से फल खरीदने पर ग्राहकों को नुकसान है, जबकि थोक भाव से फल खरीदने पर फल के दामों में 10 से 20 रुपए प्रति किलो के दर से छूट दी जाएगी। फलों की गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग दुकानों में अलग अलग कीमतों पर फल बिक रहा है। वहीं इस बार फलों के दाम में लगभग 15 से 20% तक वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं छठ पूजा की तैयारी को लेकर महिलाएं बाजारों में निकल रही हैं और पूजा में उपयोग होने वाली सामग्रियों की खरीदारी प्रारंभ कर दी गई है। क्या चाहिए? और
अभी ये छठ पूजा की तैयारी हो रही है और ये जो है इसको डलिया बोलते हैं, डाल है, और ये सूप है, इससे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और ये छोटा सूप है, ये आलता है, ये पूरे छठ की तैयारी हो रही है। ये हमारी भाभी हैं, इन्हीं के साथ खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए हमारे जो दादी परदादी ये लोग पूर्वज से ही शुरू से ही चलते आ रहा है, अभी ये नया नहीं शुरू हुआ है, काफ़ी टाइम से है। और ऐसी मान्यता है कि छठ मैया जो भी हमारी मन्नतें होती हैं उनको पूरा करती हैं, तो हम उनको जो है कि अर्घ देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। पर्यटकों को लेकर बनारस स्टेशन पहुंची महाराजा एक्सप्रेस का भव्य स्वागत हुआ। लगभग 2.5 साल के कोरोना ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो रही लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस शुक्रवार की सुबह 11 बजे विदेशी एवं भारतीय पर्यटकों को लेकर बनारस स्टेशन पहुंची। महाराजा एक्सप्रेस जब बनारस स्टेशन पहुंची तो इनका स्वागत पुष्प वर्षा, अंगवस्त्र तथा गाजे बाजे के साथ किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए थे। 31 की संख्या में विदेशी पर्यटक इस महाराजा एक्सप्रेस में सवार होकर बनारस स्टेशन पहुंचे थे। बनारस में पर्यटन क्षेत्र के लिए ये एक उत्साहजनक एवं शुभ समाचार है। ट्रेन से इन लोगों को लाया जा रहा है, लोग कहाँ से आए हैं और आज कहाँ? ये महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन है जो इंडिया की सबसे लग्जरी ट्रेन है, ये मानी जाती है। और ये लोग दिल्ली से चल के बनारस तक की यात्रा करते हैं। 7 दिन की इनकी यात्रा होती है, जिसमें ये दिल्ली, जयपुर, आगरा, ओरछा, खजुराहो और बनारस की यात्रा करते हैं। तो कितने लोग इसमें ये पर्यटक? अभी टोटल के टोटल इसमें फॉरेन टूरिस्ट हैं और 31 लोगों को लेकर ये ट्रेन ट्रेवल करती है। मैक्सिमम इसकी संख्या 65 से 70 लोगों तक होती है। पर्यटन के लिए दृष्टि से देखा जाए तो ये कितना? पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही एक अहम ट्रेन रही है पहले से भी। हर महीने में एक ये ट्रेवल आती है, क्योंकि इसमें पूरे दुनिया के सबसे एलीट क्लास ट्रेवल करती है। तो जब ये एलीट क्लास कोरोना के बाद अगर निकल रही है और उनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना वो लोग खुश हैं यात्रा करके, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है अगर फॉरेन टूरिस्ट इस तरह से अगर ट्रैवल करें तो। अच्छा भैया, कहाँ यात्री इसमें? इसमें टोटल ब्रिटिश हैं, अमेरिकन है, उसके बाद चाइना के भी हैं, कोरिया के भी हैं, उस तरह से भी ट्रैवल हैं। स्पेन, फ्रांस के ट्रैवल इसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये वाराणसी में कितने दिनों का इनका जो है? नहीं, इनका पूरे दिन का ही सिर्फ भ्रमण होता है, क्योंकि इनका ट्रेन ही होटल होता है। इस वजह से ये सुबह आते हैं, सारनाथ गंगा आरती ये करते हैं, ताज में इनका लंच होता है, उसके बाद ये फिर वापस ट्रेन से चले जाते हैं रात में दिल्ली। सर, ये बहुत हर्षोल्लास का विषय है कि आफ्टर कोविड फर्स्ट टाइम बनारस में महाराजा रिज्यूम हुआ है और बनारस स्टेशन पे पहुंचा है। हमारी पूरी टीम बनारस में सभी 31 फॉरेन टूरिस्ट जो महाराजा पे हैं उनका स्वागत फैसिलिटेट म्यूजिक और बुके वगैरह दे करके की जा रही है। जो इनका आगे का टूर होगा वो ताज में लंच है, उसके बाद गंगा आरती क्रूज से है और सारनाथ का विजिट है। इसको कराते हुए रात में 11 बजे इनको विदा किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी महाराजा फिर से ऑपरेट हुई है और फर्स्ट टाइम कोविड के बाद यहाँ पहुँची है। सर, ये पूरे विदेशों से, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। इस समय तो संभावना नहीं है, प्रोग्राम रन हो रहा है, गेस्ट आने चालू हो चुके हैं, तो हम अपनी ड्यूटी पे पूरी चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, फिर हम आपको बाइट देंगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परंपरागत ढंग से कायस्थों के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम टाउन हॉल में भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा अर्चना के पश्चात मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष व अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक महेश चंद्र श्रीवास्तव व उनके साथ राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ मुकेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मुकेश सहारा, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तव आदि ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी की आरती कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में सभी कायस्थ सजीव भगवान के सुसज्जित रथों व महापुरुषों के रथ को नमन करते हुए गाजे बाजे के साथ धूमधाम से फूलों से सजे रथ को रवाना किया। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि चित्रगुप्त जी महाराज कायस्थ जन के आदि देव हैं और काशी में उनकी शोभा यात्रा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरा एवं भव्यता के अनुसार आयोजित करने हेतु अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी के टीम की सराहना की। राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए, जिन्हें चित्रगुप्त भगवान के नाम से जाना गया, इसलिए इन्हें कायस्थ भी कहा जाता है। यम द्वितीया के दिन यम और यमुना जी की पूजा के साथ भगवान श्री चित्रगुप्त की भी विशेष पूजा की जाती है एवं व्यवसाय से जुड़े लोग भी इस दिन बही खाते पर श्री लिखकर अपना कारोबार शुरू करते हैं एवं अपना आय व्यय का ब्यौरा भी भगवान चित्रगुप्त जी के सामने रखते हैं एवं सभी लोग कलम दवात की पूजा करते हैं। महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक डॉ मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि काशी में आयोजित इस परंपरा को हमेशा कायम रखा जाएगा एवं इसे भव्य से भव्य बनाया जाएगा। शोभा यात्रा का संचालन प्रदेश संगठन मंत्री पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव ने किया। शोभा यात्रा टाउन हॉल मैदागिन से प्रारंभ होकर कबीर चौरा, लोहराबीर, जगतगंज, तेलियाबाग होते हुए मिंट हाउस स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के पास भगवान श्री चित्रगुप्त के पूजन के पश्चात संपन्न हुई। इस दौरान अमन श्रीवास्तव, योगेश श्रीवास्तव, अभिषेक निगम इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कायस्थ समाज को मैं बहुत बधाई देता हूं और ख़ास तौर पर जो अखिल भारतीय कायस्थ समाज का जो संगठन है, हमारे महापुरुष चित्रगुप्त जी के याद में उन्होंने आज ये बनारस के अंदर एक जुलूस का, एक जागरण का कार्यक्रम उन लोगों ने बनाया है। ये हमारी समृद्ध स्मृतियाँ हैं, इनको सजोने का और इनको नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने का एक अच्छा अवसर होता है। मैं देख रहा हूं कि नौजवानों की बहुत अच्छी संख्या इस कार्यक्रम में उपस्थित है, तो ये सुखद संयोग है, काफ़ी अच्छा प्रयास है। और आज इस तरह से चित्रगुप्त जी को याद हम कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहें। मैं एक बार फिर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? पूरे विश्व को लेखनी के द्वारा जो शक्ति देते हैं, ऐसे भगवान चित्रगुप्त की आज जयंती के अवसर पर चित्रगुप्त समाज और सर्व समाज के लोग मिलके वाराणसी में बहुत प्राचीन समय से चित्रगुप्त शोभा यात्रा निकालते हैं और ये पारंपरिक शोभा यात्रा सर्व समाज का प्रतीक है और सर्व सद्भाव का प्रतीक है।
भगवान हम सब चित्रगुप्त से आज प्रार्थना करते हैं कि जिसकी भी आजीविका लेखनी चलती है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सद्भाव दे, उनको समृद्धि दे, उनको ताकत दे कि समाज के निर्माण में अपना योगदान वो दे सके। ये जो जयंती मनाई जाती है कब मनाई जाती है, क्या है? ये यम द्वितीया को ये जयंती मनाई जाती है और इस पे कायस्थ समाज इसको विशेष रूप से मनाता है। लेकिन अब वर्तमान युग में सौर समाज के लोग चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर एक संदेश देते हैं कि समाज में एकता और भाईचारा का संदेश देते हैं। क्या कुछ विशेष है आज सजीव आपको झांकियाँ देखने को मिलेंगी, बनारस के पारंपरिक शिव डमरू का देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत कुछ आपको आज के झांकी में मिलेगा। कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से समाप्त होता है, जानकारी दें कहाँ? ये यहाँ टाउन हॉल से शुरू होके और कायस्थ शिरोमणि विवेकानंद जी के मूर्ति पर जाके ये खत्म होता है। डाला छठ पर्व के मद्देनजर काशी के गंगा घाटों पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। संवाददाता KTV अनु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। डाला छठ का महापर्व अब नजदीक है। धर्म नगरी काशी में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आलम ये होता है कि काशी के गंगा घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ छठ माता का पूजन करते हैं। वहीं गंगा घाटों पर डाला छठ पूजन को देखते हुए तेजी से साफ सफाई का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में सारे घाटों पर लगे मिट्टी के टाल को सफाई कर्मियों द्वारा बड़ी तेजी से हटाया जा रहा है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि घाट पर काफी भीड़ होती है। गंगा का पानी काफी ऊपर होने के कारण जगह भी कम है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए साफ सफाई कराई जा रही है। कई घाट की तो वहां के ही लोग अपने खर्चे से सफाई करा रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस, नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही नाविक समाज भी पूर्ण रूप से सहयोग हेतु तत्पर है। वहीं छठ पर्व पर होने वाले पूजन को लेकर घाट किनारे वेदी बनकर तैयार हो चुकी है। घाट किनारे बनाए गए वेदियों का पूजन पाठ शुरू हो गया है। वेदियों को बनाने के बाद अपना नाम सभी ने लिखकर घेरा बना दिया है। नगर निगम के कर्मचारी पंप मशीन की मदद से जमी सिल्ट की सफाई करने में लगे हुए हैं। अस्सी घाट से तुलसी घाट जाने वाला रास्ता बाढ़ का पानी भरने से मिट्टी जमने के कारण बंद हो गया है। आधा दर्जन से अधिक पंप मशीन की मदद से 80 घाट, रविदास घाट पर जमे मिट्टी की सफाई करने में सफाई कर्मी लगे हुए हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से गंगा में बैरिकेडिंग कराई जा रही है। प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए बिजली कर्मी खराब लाइटों को बदलने में लगे हुए हैं। घाट किनारे चेंजिंग रूम बनाया गया है। साथ ही आदित्य नगर तालाब और भिखारीपुर पोखरे पर पूजा करने वाले बेदी बनाए हुए हैं। राहुल पांडे ने बताया कि सामने घाट से विश्व सुंदरी पुल कच्चे घाटों पर लोग पूजा करने वालों की मदद से साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं। छठ पूजा पर होने वाली भीड़ को देखते हुए एनडीआरएफ सुरक्षा को लेकर नाव पर सवार होकर गंगा में निगरानी करेंगे। वहीं डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहेगी। वाराणसी में छठ पूजा और देव दीपावली की काफ़ी तेज़ी से तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं इस समय मैं दशाश्वमेध घाट पे हूँ। यहाँ किस तरह से तैयारी चल रही है। नगर निगम, प्रशासन, सारे लोग अलर्ट हैं। हमारे नायुक समाज के भी जो लोग हैं वो चारों तरफ से एकदम डटे हुए अलर्ट हैं ताकि कोई घटना या दुर्घटना न होने पावे। नगर निगम की तरफ से बड़ी ज़ोरों से साफ सफाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ घाटों के आसपास काफ़ी मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, लेकिन उनको हटाया जा रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे जो माँ गंगा का आचमन करते हैं, पूजा करते हैं, 2 दिन यहाँ अपना गुजार करके काशी में तब जाते हैं। इस समय हमारे साथ नाविक समाज के शंभू मासी जी जुड़े हैं। देखिए आपको बताते हैं कि क्या कितनी व्यवस्था चल रही है जिससे लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आवे। शंभू जी, किस तरह का ये व्यवस्था चल रहा है इस समय प्रशासन द्वारा? देखिए, पानी से बड़ी बात पानी घट गया। लगता है कि इस बार बड़ी उत्साह के साथ हमारे काशी के लोग देव दीपावली और छठ मंगाएंगे। जो घाट में मिट्टी जमी हुई थी, अभी 2-4 घाट हमारा ऐसा है जो संपर्क टूटा हुआ है। संपर्क टूट जाने के वजह से थोड़ा समस्या को झेलना पड़ेगा जो हमारे काशी में जो सैलानी आएंगे, मगर लगता है कि 2-4 दिन के अंदर पानी पूरा घट जाएगा और घाट में सफाई काफ़ी तेज़ी से इसमें चल रहा है। तो सफाई जैसे हो जाएगा वैसे घाट पे रंग पेंट अपना चालू हो जाएगा। घाट में जितने भी हमारे लोकल लोग हैं घाट पे पेंट, दिया
जलाएंगे और काफ़ी सहयोग करेंगे। छठ पूजा पर काफ़ी भीड़ होती है, आप लोग की तरफ से क्या यहाँ नागरिक समाज क्या कर? देखिए, अभी हम लोग का कोई ऐसा मीटिंग भी आपस में नहीं हुआ है, अभी शासन प्रशासन हम लोग कोई मीटिंग इससे नहीं की है। लगता है कि 2-4 दिन के अंदर कोई मीटिंग हो जाएगा, तो हम भी जैसे अगर जिस हिसाब से हमारा उन लोगों का आदेश होगा हम लोग के प्रतीक, वैसे हम लोग यहाँ पे घाट पे तैनात रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे, अपने गोताखोरों के साथ, अपने महिलाओं के साथ कोई भी घटना दुर्घटना यहाँ पे नहीं होने देंगे। नगर निगम द्वारा व्यवस्था सुचारू रूप से घाटों पर किस तरह से? देखिए, नगर निगम के द्वारा तो हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ यहाँ पे चल रहा है, मगर गंगा सभा निधि के जो अपना प्राइवेट चीज़ है, अब प्राइवेट जो नाव वाले जो मशीन अपना रखे हुए हैं वो हर घाट पर लगाकर सफाई कर रहे हैं, और नगर निगम भी कुछ घाटों पे अपना मशीन लगाया हुआ है जो वो भी सफाई कर रहे हैं। तो ये इस बार अच्छे से छठ पूजा मनेगा? देखिए, छठ पूजा तो अच्छे से मनना चाहिए, क्योंकि हमारे काशी का बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है छठ पूजा, देव दीपावली। ये एक धूमधाम से हमारे काशी के लोग मनाएं और आदि खुशी मनाएं। भी आप देख रहे थे हमारे साथ नाविक समाज के शंभू मांझी जी जुड़े थे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इन घाटों पर काफ़ी भीड़ होती है। बनारस में जितने भी घाट हैं सारे घाट फुल हो चुके हैं, लेकिन घाटों पर जगह न होने के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इस दिक्कतों को अभी प्रशासन द्वारा मीटिंग करके यहाँ और भी व्यवस्थाएँ करके ज़रूर किया जाएगा। लेकिन जो लोग आए, कुछ लोग गंगा पोखरे जैसे सूर्य सरोवर है वहाँ भी लोग जुटेंगे। तो बनारस में बहुत से ऐसे तालाब भी हैं जहां लोग पूजा पाठ करते हैं, भीड़ काफ़ी होती है। इन भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अपने कमर कस लिया है। कैमरामैन सूरज के साथ अन्नू श्रीवास्तव, KTV न्यूज। क्या करने आई थी यहाँ पे? क्या है? छठ पूजा का मूर्ति बनाने आए थे माता रानी का, जो कि हम लोग हमेशा ये करते हैं, और ये छठ परमेश्वरी ऐसी हैं कि मतलब हर मनोकामना पूरा करती हैं, जो चाहिए वो सबको मिलता है। ये करने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि सब मिलता है। ये हम 24 साल से मेरे कुल खानदान में होता है। आज यहाँ पे बेदी बनाए हैं? हाँ, बेदी बनाने आए हैं। और छठ माँ का यही है कि व्रत भी रहते हैं, 3 दिन का व्रत पूजा होता है हम लोग का, और यही माँ का गंगा माई तर बनाने आए। आज मतलब स्टार्ट हो गया? हाँ, आज से लौकी भात है आज हम लोग का। आज कल से रसिया रोटी मैंने जिसको कहते हैं खर्ज, मतलब वो है कल। और परसों तो छठ पूजा है, शाम को आएंगे, और 31 तारीख को सुबह में है अर्घ, कल शाम को अर्घ है, परसों 29 तारीख को शाम को, 30 तारीख को शाम को है, 31 तारीख को सुबह में। और कोई मिट्टी जमा होने की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मल्लाह लोग, भैया लोग हमारे, और जो सरकार यहाँ पे है वो सब मतलब बहुत बढ़िया से सफाई करवा दिए हैं, जहाँ तक के बहुत सुविधा में हो गया। हाँ आप लोग बना रहे हैं? हाँ, मट्टी से नहीं, सीढ़ी हम मट्टी में बनाए हैं, हम लोग गंगा जी के घाट पे बनाए हैं, कुछ लोग सीढ़ी पे भी बनाए हैं लोग, और हम लोग घाट पे बनाए हैं। छठ के पूजा के लिए आए हैं और छठ पूजा करना है हमको। आज क्या आप लोग किए हैं? आज वेदी बनाए हैं हम हैं और हमारी भाभी सुमन तिवारी। कितने वर्षों से ये करती चली आ रही है? हम लोग बहुत 25 साल से कर रहे हैं। और हमारे मतलब सास ससुर, फिर जेठ जेठानी, फिर हम लोग करते आ रहे हैं। जी, अभी कल नागनथैया का मेला है जो कि बहुत बेहद तरीके से भीड़ होता है। उसके बाद आज से हमारा डाला छठ का पर्व स्टार्ट हो गया है, जो कि अभी रविवार और सोमवार को बेहद भीड़ भी होगा घाटों के किनारे। माँ गंगा का जल स्तर इस बार देर से घटा, जिसकी वजह से मिट्टी का सिल्ट बहुत ज़्यादा जमा है। नगर निगम द्वारा सफाई कराई जा रही है, जिसमें 10 से 12 पंप हमारे अंदाज से घाटों पे लगा हुआ है, और इसमें ना नगर निगम का गलती है ना कुछ, क्योंकि माँ गंगा का ही जल स्तर धीरे धीरे घटा, जिसकी वजह से मिट्टी का सिल्ट अभी जमा पड़ा है। इससे थोड़ा आम जनता को और जो बाहर से कुछ अगल बगल गाँव से आते हैं छठ पूजा करने, उनको थोड़ा तकलीफ़ होगा। तो अभी सफाई चल रही है? जी, सफाई चल रहा है। तो क्या ये केवल दिन में चल रहा है या रात को भी सफाई? नहीं, ये तो हम 5 बजे बंद हो जाता है। अगर रात में करते हैं तो 24 घंटा काम कराएं तो थोड़ा साफ सफाई जल्दी से हो जाए और लोगों को जगह मिल जाए छठ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे बेदियाँ बनाने का भी कार्य स्टार्ट हो गया है, जो छठ पूजा स्टार्ट होने वाला है? जी, बेदी बनना चालू हो गया है, क्योंकि सभी लोगों को जगह नहीं मिल पाता, इसलिए अपना अपना बेदी बना के लोग अपना अपना जगह छेक के रखे हुए हैं, ताकि हम वहां आके आसानी से पूजा कर सके, किसी को कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो। युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा श्री महालक्ष्मी पूजन समारोह का समापन हुआ।
युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा श्री महालक्ष्मी पूजन समारोह के चौथे और अंतिम दिन स्थापित पंच प्रतिमाओं का पुष्प श्रृंगार कर अन्नकूट पूजा हुई, जिसमें 56 प्रकार का भोग अर्पित किया गया। युवा अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष अजय कृष्ण अग्रवाल, दिव्य विभव बंसल, पंकज अग्रवाल ने विकास महाराज सहित 7 ब्राह्मणों द्वारा पूरे विधि विधान से विसर्जन पूजा कर प्रतिस्थापित देवियों देवताओं को विदा किया। अंत में सभी को महाप्रसाद का वितरण के साथ ही 4 दिनी श्री महालक्ष्मी पूजन समारोह समाप्त हो गया। श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल ने कहा कि महायज्ञ में युवा अग्रवाल की सक्रिय सहभागिता से ये महायज्ञ निश्चित रूप से युवाओं में नया जोश एवं उत्साह का संचार करने का कार्य किया है, जो हमारे देश एवं समाज को विकास के पथ पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर कृष्ण मोहन अग्रवाल, सलील अग्रवाल, आमोद अग्रवाल इत्यादि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सलील जी, किस तरह का आज कार्यक्रम का समापन हुआ? ये हम लोग लक्ष्मी पूजन का आयोजन करते हैं पिछले 37 सालों से, और ये आज 37वां साल था। आज कार्यक्रम के आखिरी दिन माँ के विसर्जन की पूजा होती है और अपने समाज के सभी बंधु बांधव आके काफ़ी संख्या में लोग माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज इसका आयोजन। कितने लोग आज आए समाज के लोग? आज समाज में लगभग 300 लोग आए, और उसमें अपने संतोष अग्रवाल जी सभापति जी, डॉक्टर मधु अग्रवाल जी प्रबंधिका अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, हमारे संरक्षक आमोद जी रहे, विजय कृष्ण जी रहे, अनिल जी थे, और सारे संभ्रांत लोग, प्रद्युम्न जी अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष, सारे लोग पधारे थे, और हम लोगों ने सब लोगों ने सामूहिक रूप से प्रसाद किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश से 19 संतों द्वारा निकाली गई पदयात्रा के काशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आंध्र प्रदेश की धार्मिक संस्था अखिल भारतीय हरे रामा हरे कृष्णा फाउंडेशन के तत्वाधान में काकीनाडा जिला से 22 अगस्त 2022 से 19 संतों का जत्था पदयात्रा पर निकला है, जिसमें 14 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। वह अपने मन में दृढ़ निश्चय लेकर काशी से होकर अयोध्या तक जाने के संकल्प के साथ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को पूरा होने, विश्व में शांति रखने, भारत को विश्व गुरु बनाने, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, गौ माता के संरक्षण के साथ गौ हत्या पर और जगह जगह गौ माता के पालन पोषण के लिए गौशाला का निर्माण के संकल्प के साथ निकले हैं। ये जत्था शुक्रवार को काशी पहुंचा, जहां पर योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब के संरक्षक सुधीर सिंह, प्रधान सेवक विजय कपूर और सुमित सराफ के नेतृत्व में संतों का फूल माला, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान किया गया। योगी आदित्यनाथ फैंस क्लब से जुड़े सभी लोगों ने ऐसे महान लोगों द्वारा किए जा रहे भगीरथ प्रयास को सफल बनाने की बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की। अखिल भारत हरे राम हरे कृष्णा फाउंडेशन का 19 डिवोटीज हूँ। ये सबसे पहले राम मंदिर शुरू होने से हम लोग इकट्ठा करके सभी लोगों के साथ अयोध्या जाने के लिए प्रतिज्ञा कर चुकी। वो कोरोना की वजह से अभी देर हो गया, बाद में अभी शुरू हो गया। 21/8/22 से ये विश्व कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी राम मंदिर निर्माण पूरा करने के लिए और सनातन धर्म बचने के लिए, गोवधा निषेधन करने के लिए, गौ रक्षा करने के लिए, और वो आगे वाले दिनों में वो अन्यमत का प्रचार के लिए रोकने के लिए, वो सनातन धर्म आगे वाले जवानों के साथ भेजने के लिए वो सभी लोग, वो जो विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, वो सब लोग ने ये पोराट कर रहे हैं। इसको भगवान ने शुभकामयाब करते हुए आने वाले दिन में भारत देश को विश्व गुरु बनाने तक पोराट करने के लिए। कितने टीम में लोग जा रहे हैं आपके? 19 आदमी, वो 14 पुरुष, 5 महिलाएं शामिल करके 19। सुमित जी, क्या है आज किस तरह का ये सम्मान हो रहा है? यह पद यात्रा आज आई है, बनारस पहुंची है। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से यह पद यात्रा
22 अगस्त को शुरू हुई थी और वहाँ से ये पैदल ये लोग यहाँ चल के आए हैं और इनका एक मन में इन्होंने एक संकल्प लिया था कि जिस दिन राम मंदिर बनने की शुरुआत होगी तो हम एक पदयात्रा साउथ से निकाल के काशी होते हुए अयोध्या तक जाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में यह यात्रा शुरू हो गई और पदयात्रा यहाँ तक पहुँची और अब आगे ये 4 दिन यहाँ ठहरने के बाद आगे जो अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। तो आज यहाँ क्या किया गया इन लोग? आज इन लोग का जो है यहाँ पे तिलक पुष्प वर्षा माला पहना के अंग वस्त्रम दे करके इनका सम्मान किया गया है और इनकी आरती उतारी गई और इनका मुंह मीठा कराया गया और आगे यह पदयात्रा 4 दिन ठहरने के बाद शुरू होगी। विशेषरगंज में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। विशेषरगंज में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का गठन किया गया। वैश्य समाज के उत्थान पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत और सम्मान किया गया। प्रतीक गुप्ता ने बताया कि समाज के उत्थान के लिए रोजगार व्यापार की व्यवस्था के साथ शीघ्र एक गेस्ट हाउस का उद्घाटन होना है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। मुख्य अतिथि ने नई टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रतीक गुप्ता, अल्पना गुप्ता, ओम कृष्णदास अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन वैश्य समाज का प्रमुख संगठन है पूरे देश और दुनिया में और इस संगठन की स्थापना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी, श्री रामदास अग्रवाल जी इन लोगों ने की थी और इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि समस्त वैश्य समाज के उपवर्गों को, घटकों को एक साथ जोड़कर वैश्य समाज का सशक्तिकरण करना, वैश्य समाज के माध्यम से जगह जगह पर सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे कार्य करना। वैसे भी वैश्य समाज सदैव से अगर पुरातन इतिहास भी देखेंगे तो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है समाज के निर्माण में, चाहे वो मंदिर बनाने का कार्य हो, चाहे धर्मशाला का हो, चाहे महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, औषधालय हो, चिकित्सालय हो, हर क्षेत्र में उसने बढ़ चढ़ कर कार्य किया है और उस कार्य को और हमेशा मजबूती के साथ करते रहना और समाज का सशक्तिकरण हो, समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़े, इसके लिए भी प्रयास करना। आज वैश्य समाज की एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के जिला वाराणसी की गठन की घोषणा हो रही है, जो हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नीरज बोरा जी प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हम लोग के बीच में और आगे जो वैश्य समाज के उत्थान के लिए क्या कार्यक्रम करने हैं हम लोगों को उस पर चर्चा हो रही है। जैसे इसमें एक योजना हम लोग की है कि यहाँ बनारस में एक 200 कमरे का गेस्ट हाउस बनने जा रहा है, जिसका 4 दिसंबर को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और शंकराचार्य जी के द्वारा भूमि पूजन भी होगा और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सामूहिक विवाह के रूप में और तमाम ऐसे काम जो हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के अंतर्गत। तो नया जो गठन हो रहा है आगे इनका क्या योजना होगा व्यापारियों की? बताया तो आपने कि वैश्य समाज के उत्थान के लिए और सामूहिक विवाह जो गरीब परिवार हैं, जो अक्षम परिवार जो नहीं कर पाते हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनका कहीं कुछ सुनवाई नहीं होती है, उनकी पूरा हर तरह से मदद की जाएगी। रोजगार से लेके, व्यापार से लेके, शादी विवाह से लेके और 200 कमरे का जो अभी गेस्ट हाउस बनने जा रहा है वो तो अपने वैश्य समाज के लिए ही बनने जा रहा है, वो सारा लाभ उनको मिलेगा। लल्लापुरा निवासी एक व्यक्ति ने घर में कैद मां को छुड़ाने के लिए एडिशनल कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। कमिश्नरेट वाराणसी के सिगरा थाना के लल्लापुरा निवासी मोहम्मद आजम ने एडिशनल कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से न्याय की गुहार लगाई। दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका भाई व बहन और भाभी षड्यंत्र के तहत उनके घर को कब्जा करने की नियत से उनकी मां को कैद कर बाहर से ताला बंद कर दिया है। आजम की मां हार्ट की पेशेंट हैं, जिनकी उम्र 58 साल है, जिन्हें लगातार देखभाल के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। उन्होंने स्थानीय चौकी इंचार्ज लल्लापुरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इनके मिली भगत से ही हमारे भाई बहन व भाभी ने ऐसा कार्य किया है। लगातार मैं न्याय के लिए थाने और चौकी दौड़ता रहा, लेकिन किसी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। और मेरी माँ का नाम सरवरी बेगम है, उनका नाम प्रॉपर्टी है, और मेरे भाई असलम और उनकी वाइफ रोजी और मेरी बड़ी बहन चमन जहाँ, वो तीनों आदमी मिल के मातापुर चौकी इंचार्ज के साथ इस चंद्र यादव और मेरे घर पे इतना दबाव दे रहे हैं कि मकान खाली करो तुम लोग, ये मकान इनका है। और इसी मकान के चक्कर में मेरे पापा का हत्या हो चुका है।
और हम लोग का बहुत डर है कि हम लोग का भी हत्या हो सकता है। और हर 2 दिन में 3 दिन में पुलिस इतनी घर पे आकर दबाव डाल रही है और मेरे घर पे ताला मार दिया गया बाहर से। 2 दिन से मैं माताकुंज चौकी पे दौड़ रहा हूँ और सीधा थाने पे दौड़ रहा हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत परेशान हूँ। अभी इसमें कमिश्नर ऑफिस में आया हूँ। अब मेरे घर पे ताला बंद है, मैं खुलवाने के लिए उनसे बोला हूँ तो बोले ठीक है, हम अभी 2 घंटे में फ़ोन करता हूँ माताकुंज चौकी पे, तुम्हारा ताला आज खुल जाएगा। मैं सर बहुत डरा हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। बताइए हम क्या करें। मेरी माँ की जान खतरे में है और हार्ट के मरीज़ है, उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना है और कोई सुनवाई मेरी हो नहीं रही है। काशी में एक मुस्लिम महिला द्वारा पूजा पाठ के लिए शिव मंदिर के हॉल का निर्माण कराया गया। काशी धर्म एवं आध्यात्म की नगरी के साथ ही गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी है। इसी के तहत नूर फातिमा जो पेशे से अधिवक्ता हैं, इसकी मिसाल हैं। नूर फातिमा का मानना है कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर कहीं जाती हैं तो उनका काम हो जाता है। इसी के तहत उन्होंने 2004 में भगवान शंकर का मंदिर बनवाया। इस मंदिर में कॉलोनी के आसपास के भी लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। मंदिर छोटा होने के कारण लोगों को उसमें भजन कीर्तन करने में परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए नूर फातिमा ने मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल निर्मित कराया, जिसका उद्घाटन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। नूर फातिमा ने आगे बताया कि इस हॉल का उद्देश्य है कि यहाँ पर लोग बैठकर भगवान की आराधना कर सके। नूर फातिमा के इस कार्य को देखते हुए लोग काशी की गंगा जमनी तहजीब की एक बार फिर मिसाल मानने लगे हैं। यहाँ पे पूजा संपन्न कराया जा रहा है और किस तरह का मुख्य स्थापित किया जा रहा है? ऐसा है कि मैंने 2004 में ये रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो जगह छोटी थी और हमारे जितनी लेडीज़ आती हैं भजन कीर्तन के लिए उनको कम पड़ता था। तो हमने इसके सामने ये प्लॉट था, इसमें ही हमने ये शिव सभागार बनाया इन महिलाओं के लिए कि आराम से इसमें भजन कीर्तन वगैरह जो भी धार्मिक कार्य हैं वो कर सकें। और शिव जी का हमें नीला रंग बहुत पसंद है, नीलकंठ का। तो हम जिस काम के लिए जाते हैं अगर हम नीलकंठ को देख लेते हैं तो मेरा काम हो जाता है। तो हमने शिव जी को लाके शिव जी की मूर्ति बहुत प्रेम से बनवाई और लाके हमने यहाँ स्थापित किया है। उसी के लिए आज ये आयोजन किया गया। मैम, किस तरह से ये मन में विचार आया कि मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए और लोगों को किस तरह से सुविधा मिलना चाहिए? देखिए, विचार क्या, बचपन से ही हमारा वो था कि हम जब पढ़ते थे, छोटे थे, क्लास 1 में पढ़ते थे, तो हमारे साथ एक लड़की हमारे साथ शशिकला पढ़ती थी। तो उसके पापा जो थे उसको राम राम लिख के कागज़ पे दे देते थे और एक कॉपी छोटी सी, और कहते थे कि इस पर तुम राम राम लिख के लाना तो तुमको हम 1 रुपया देंगे। वो जो क्या करती थी, कॉपी को रख देती थी और हमसे कहती थी नूर फातिमा तुम हमारा राम राम लिख दो और हमको शाम को पैसा मिल जाएगा। हम उसकी पूरी कॉपी राम राम से भर देते। तो क्लास 1 से ही हमारे अंदर ये सब बातें आई। और वैसे भी हम हिंदुओं के साथ रहे हमेशा और हमारे घर वाले भी ब्रॉड माइंडेड थे और हम लोग सारे शुरू बचपन से ही होली दिवाली ये सब हम मनाते आ रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ आए तो हमारा ये हुआ कि हम बनारस में ही ज़मीन ख़रीद के मकान बनाएंगे। और हमने यहाँ ज़मीन ख़रीदी। तो ये पूरी हमारे जहाँ हम रहते सारे हिंदुओं की कॉलोनी है, मैं अकेले मुस्लिम हूँ और सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा इन लोगों के साथ। ये लोग भी हमें बहुत चाहते हैं और हम भी इनको बहुत मानते हैं, इनकी हर सुख सुविधा का हम भी ध्यान रखते हैं। तो हमने फिर हम यहाँ जब आके मैंने मकान बनाया तो हमने उसमें जो मकान में ईंटें लगी वो शिवनाथ सिंह के थे और जो बालू हमारे मकान में लगी तो शिव सरदार की थी। तो शिव शिव करके चारों तरफ से हमें घिरना शुरू हो गए। अब चूँकि हमको शिव जी को हमसे ये मंदिर बनवाना था इसलिए वो मुझे यहाँ लाए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वो मेरी ज़िंदगी से चले गए, तो हम शिव जी के इस भरोसे ही अब जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं।
हम नमाज भी पढ़ते हैं, खुदा को याद करते हैं, वही खुदा है, वही शिव है, वही सब कुछ है। हमारे मन में ये भाव है। तो मैम कभी घर में इस दोनों बातों को लेकर टकराव नहीं, कोई टकराव नहीं। हमारे बच्चे भी हमारा साथ देते हैं, हमारे ससुराल वाले, मेरे भाई बहन सब, कोई टकराव, किसी मुस्लिम ने भी मुझसे कोई टकराव नहीं किया, क्योंकि ये मेरे मन की बात है। मैंने ना अपने धर्म को गाली दी है और ना मैंने ये किसी से कहा है कि तुम आके मानो। मेरी अपना मन है और हम मानते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के? हम ये देना चाहेंगे कि ये जो धर्म मजहब के झगड़े चलते हैं, सब इंसान एक हैं। वही एक खुदा सर्वशक्तिमान है, जिसे भगवान कहते हो, जिसे अल्लाह कहते हो। लोग अपने स्वार्थ में लड़ाई लड़के और लोगों आम जनता को परेशान करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे फातिमा जी के, जिस तरह से मंदिर बनवा रही हैं, दो मंदिर बनवाए हैं यहाँ पे आप लोगों के? जी, उन्होंने ये मंदिर तो बनवाया अपने जैसा कि वो बोलती हैं कि उनको स्वप्न के थ्रू ये प्रेरणा मिली कि मैं ये मंदिर बनवाना चाहती हूँ। फिर वो हमेशा आती थी, अपने जॉब के अलावे हमेशा मंदिर की सफाई वो खुद भी करती हैं। हम लोग का भजन कीर्तन हर सोमवार को होता है, तो वो देखती थी हम लोग के परेशानी को। हम लोग हर शिवरात्रि में जागरण करते हैं, तो वो हमारी तकलीफ़ों को देखी। कभी कभी बारिश में हम लोग को भीगते हुए भी देखी हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सामने का ज़मीन है, इस ज़मीन के लिए वो बहुत संघर्ष की है, इस ज़मीन के लिए बहुत संघर्ष की हैं। गांव वाले साथ नहीं दिए हैं, लेकिन वो अपने बल पर इस ज़मीन को ली हैं और कानूनी तौर पर ली हैं। और उन्होंने ये हम लोग के लिए स्पेशल बनवाया कि हमारी मंदिर के सदस्यों को कोई भी किसी भी तरह से कोई हानि ना हो, हम अपना भजन कीर्तन आराम से कर सके, भोले बाबा के शरण में रहें। और वो हम लोग के लिए बहुत कुछ की हैं और आगे भी उनका बहुत कुछ है। अगर सभी लोग का साथ न मिलने पर भी वो बहुत हिम्मत रखती हैं अपने तरफ से कि हम बहुत कुछ करें। उनका निस्वार्थ भाव से ये भावना है। उनका यहाँ कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ हम लोग के लिए और हम लोग के लिए ही करना चाहती हैं। हम लोग के लिए क्या मतलब, जितने भक्त हैं, अभी बहुत सारे कॉलोनी के लोग यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। पहले तो इस मंदिर में बहुत लोग बोलते थे छोटा मंदिर है, लेकिन आज उनके वजह से आज हमें इतना बड़ा शरण मिल गया। सबसे बड़ी बात कि दूसरे मजहब की होकर वो एक साथ कई धर्मों को अपनाई हुई हैं और सबका बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। क्या कहना चाहेंगे नूर फातिमा जी के लिए, क्या शब्द है? हमारे लिए तो बहुत ही महान प्रतिभा है और ईश्वर उनको बहुत लंबी आयु दे और ऐसे ही उनकी प्रेरणा हो। उनकी प्रेरणा की वजह से हम सबों को इतना सेवा करने का मौका मिला है और हमारे लिए तो बहुत ही पूजनीय है, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हैं। और एक लेडीज होने के नाते उन्होंने अपने बल पर बहुत कुछ किया है, जिसके वजह से बहुत लोगों ने उन्हें बहुत कुछ बोला, लेकिन उनके संघर्ष की वजह से आज सभी इस गणेशपुर के लोग ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉलोनी के लोग उनके सामने नतमस्तक हैं। द बनारस बार व द सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। द बनारस बार एसोसिएशन व द सेंट्रल बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में दीवानी कचहरी परिसर प्रांगण में वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह एवं पुस्तक लोकार्पण का भव्य आयोजन आगामी 29 अक्टूबर को किया जा रहा है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी, प्रशासनिक न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा, जिला जज वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश इत्यादि कई विशिष्ट जनों की उपस्थिति होगी। इस बात की जानकारी एसोसिएशन द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। ऐसी पत्रकारिता रखा गया था। कल एक भव्य समारोह आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी जी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री डॉक्टर गौतम चौधरी जी, श्री शेखर यादव जी और श्री उमेश चंद्र शर्मा जी, यहाँ के जिला जज महोदय लोग हैं, जिसमें वकालत के पेशे में 50 वर्ष का अनुभव पूरा कर चुके वरिष्ठ अधिवक्ता जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। और बनारस बार के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय LK चंदानी जी द्वारा अपने समय में जितनी भी पुस्तकें उन्होंने अपनी निजी लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें बनारस बार की लाइब्रेरी को दान कर दिया है, उसका लोकार्पण समारोह आयोजित है। इसके संदर्भ में कल 11 बजे से दीवानी परिसर में इस समारोह का आयोजन होगा, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया जाएगा। क्या जनपद के ही लोग रहेंगे या जनपद के बाहर? नहीं, बनारस जनपद के हमारे दोनों बार के मेंबर ही रहेंगे, जिसमें सेंट्रल बार और बनारस बार के ही मेंबर रहेंगे। ये दोनों बार द्वारा संयुक्त रूप से दी बनारस बार एसोसिएशन और दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम है।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ सूर्य षष्ठी का महापर्व। छठ पर्व से जुड़े सामानों के सजे बाजार। पर्यटकों को लेकर बनारस स्टेशन पहुंची महाराजा एक्सप्रेस का हुआ भव्य स्वागत। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी द्वारा निकाली गई भगवान श्री चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। और डाला छठ पर्व के मद्देनजर काशी के गंगा घाटों पर चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।